आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूं मलंग आरजे श्वेता और रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल जो है ना, वो गैजेट्स की तरह हो गई है। 24 घंटे में लोग न जाने क्यों 48 घंटे जितना काम करना और उसको निपटाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी काम की गहमागमी के बीच ज्यादातर लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त कर लेते हैं। रेगुलर बॉडी केयर नहीं करते और इसकी वजह से कई सारे रोग हो जाते हैं, जिसमें स्लिप डिस्क भी शामिल है। समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क, उसके कॉजेस, सिम्टम्स और क्योर, यानी कि स्लिप डिस्क के कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी इस विषय के रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080 या फिर 23421084 पर। दिल्ली के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 011 जो STD कोड है दिल्ली का, वो लगाना बिल्कुल न भूलिएगा। आप व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर RML हॉस्पिटल। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि आखिर स्लिप डिस्क क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्लिप डिस्क होता क्या है। ऐसा है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कई सारे हड्डियां हैं, कई सारी हड्डियां हैं, और वो जो हड्डियां एक दूसरे से डिस्क के थ्रू जुड़ी हुई हैं जी। तो जैसे कि आप समझिए कि ईंटों का एक गट्ठर है और बीच में जो है वो डिस्क है जी। हर दो ईंट के बीच में जो स्पेस है वो एक डिस्क ऑक्यूपाई करती है। तो वो जो डिस्क होती है वो बेसिकली अंदर तो एक जेली टाइप का मटेरियल होता है उसके अंदर जी। बाहर जो उसकी जो कवरिंग है वो काफी सख्त होती, टफ। तो वो जो है, अगर कवरिंग में कुछ कमी आ गई, जैसे दराज आ गई, तो वो फिर जो डिस्क का मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो उसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है और कभी कभार इतनी तेज पेन होता है कि उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है जी। तो उसका कारण ये है कि जो हमारा दिमाग जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है जी। हाथ पैर सब जो है, सारे अंग दिमाग से कंट्रोल होते हैं। तो उसके लिए वो नसें जो हैं ये रीढ़ की हड्डी के थ्रू जाती हैं, हाथों को भी जाती हैं, पैरों को भी जाती हैं, और भी हिस्सों को जाती हैं। तो वो जो पीछे से, डिस्क के पीछे से ये निकलती है, और फिर जब वो डिस्क पीछे की तरफ खिसकती है तो फिर वो उस नस पे दबाव डालती है, और जब वो नस पे दबाव डालता है तो फिर वो दर्द होता है। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल सर हमारे लिसनर्स के भी आने वाले हैं और मेरे भी हैं। दोस्तों, इस बीच अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो मैं एक बार नंबर दोहरा देती हूँ 9868107070, और कॉल करना चाहते हैं तो 23421080 या फिर 23421084। 011 STD कोड लगाना दिल्ली का बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी के FM रेडियो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं मलंग आरजे श्वेता, और आज जो है हम बातचीत कर रहे हैं स्लिप डिस्क के ऊपर कि किस वजह से होता है, क्या कारण होता है, क्या कॉज है और उसके क्या क्योर है। हमारे पास डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला मैं सवाल लेना चाहूंगी। हमारे पास मैसेज आया मनोहर लाल गांधी का, चाणक्य चौक गाजियाबाद से, और ये पूछना चाहते हैं कि स्लिप डिस्क किस वजह से होता है और इसका किन किन अंगों पर असर पड़ता है। क्या इसका ऑपरेशन होता है या दवाओं के जरिए ठीक हो जाता है? कृपया बताने की कोशिश करें। जो स्लिप डिस्क है, जैसे मैंने बताया कि डिस्क जो है एक वो दो पार्ट्स में होती है। एक अंदर का पार्ट जो जली टाइप का है, बाहर एक काफी मजबूत उसका केसिंग कह लीजिए जो जली को अंदर सीमित रखती है। तो वो जो है, जब उस जली के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, हाँ जी, राइट, एंड वो केसिंग
जैसे उम्र के साथ उसमें थोड़ा सा कमी आने लगती। तो दोनों चीजें मिला के फिर वो जो जब प्रेशर ज्यादा होता है, केसिंग भी कमजोर है, तो वो फिर मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो जैसे लोग जो हैं जब उम्र उनकी 25 साल 30 साल वगैरह पहुंच जाती है तो थोड़ा केसिंग भी थोड़ा कमजोर होने लगता है। प्लस जैसे आदमी का वेट ज्यादा है, आदमी कोई सामान उठाना चाहता है बट उसको सही तरीका नहीं पता। बहुत लोग जैसे चीज क्या करते हैं, झुक के उठाते हैं। इंस्टेड क्या करना चाहिए कि बैठ के सामान उठाना चाहिए। उखड़ू बैठे पहले, और फिर उसके बाद बिल्कुल सामान फिर सामान को पकड़ के और फिर टांगों की ताकत से उठे जी। ये कि नहीं कि कमर को सीधा किया, कमर को सीधा करेंगे सारा प्रेशर डिस्क पे आएगा। तो ऐसे ही जो लोग बहुत गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनके भी डिस्क पे बहुत प्रेशर पड़ता है। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है, बिकॉज पेट का भी वजन जो है वो सारा स्ट्रेस जो है वो डिस्क पे डालता है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किन किन कारणों से ये स्लिप डिस्क होता है। सर, क्या अगर किसी को चोट लग जाए कमर पर या पीठ में तो क्या उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है? उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हालांकि उसमें जरूरी नहीं स्लिप डिस्क ही हो, चोट में डिपेंड करता है कि जो एनर्जी है वो कहाँ पे रिलीज हुई। तो वो जो है अगर हड्डी पे ज्यादा रिलीज हुई तो फ्रैक्चर होगा, डिस्क पे ज्यादा रिलीज होगी तो स्लिप डिस्क होगा। सर, जितने हमारे जो लिसनर्स हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर स्लिप डिस्क कैसे होता है। गर्दन से, जिस तरह से आप बता रहे थे, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, तो अगर थोड़ा सा आप उसको विस्तार में बता सकें ताकि समझ में आए, अगर कहीं पे भी हमें दर्द हो रहा है तो हम समझ सके कि ये स्लिप डिस्क है, ये नॉर्मल दर्द नहीं है। तो ऐसा है कि ये आपका काफी अच्छा सवाल है। तो होता क्या है कि जो हमारा जो सिर है जी, जिसको हम बोलते हैं जो स्कल है, जिसके अंदर ब्रेन है, मस्तिष्क है हमारा, तो वहां से ये रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है जी। और ये नीचे लेके कमर तक जो है वो रीढ़ की हड्डी है। और कई सारे छोटे छोटे हड्डियां हैं जो कि जिनके बीच में ये डिस्क होती। तो हर लेवल पे, चाहे ऊपर गर्दन के लेवल जो जिसको हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, या उसके नीचे जो जहाँ पे पसलियां हैं तो डॉर्सल एरिया बोलते हैं, और उसके नीचे टेल बोन के ऊपर जो एरिया जिसको हम लंबर एरिया बोलते हैं। तो इन किसी भी एरिया में ये जितने सारी रीढ़ के छोटी छोटी हड्डियां हैं, इनके बीच की डिस्क खिसक सकती है। तो ये सब जो है, ये अगर आपको कहीं पे भी इस बीच में दर्द होता है तो हमें डॉक्टर को फौरन दिखा लेना चाहिए। असल में जो स्लिप डिस्क है उसका दर्द जरूरी नहीं कि आपके केवल गर्दन में हो या कमर में हो। अच्छा। क्योंकि वहाँ नसें दबने की वजह से आपको तकलीफ कहीं और हो सकती है। जैसे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि टांगों में दर्द जा रहा है। बहुत लोग कंप्लेन करेंगे कि हाथों में दर्द जा रहा है, हाथों में झंझनाहट है, कमजोरी है। तो अगर ये सब चीजें कई दफे जैसे टट्टी पेशाब में फर्क पड़ सकता है। अच्छा। अगर उनकी नसें इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके। तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्लिप डिस्क है, उसकी वजह से क्या तकलीफ है, कितनी डिस्क है, कितना उसने कौन सी नसों को दबाया है, दबाया कि नहीं दबाया, ये सारी बातें। बहुत पेशेंट्स हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, पता भी नहीं चलता है कि डिस्क हुई है। वो बाद में एक एक्सरे MRI कराया तो पता चला कि इनको तो बहुत पहले डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है। बट बहुत लोगों को उनको कंप्लेंट्स होती। जी, हमारे पास एक मैसेज आया और ये कह रहे हैं कि रात में उन्हें ज्यादा दर्द होता है, तो क्या ये स्लिप डिस्क का दर्द हो सकता है, क्योंकि इनको दिन से ज्यादा रात में दर्द होता है? अधिकतर जो डिस्क का पेन है वो रात को ज्यादा नहीं होता है। जी, राइट। डिस्क का पेन क्या होगा कि जैसे आप करवट ले रहे हैं तो पेन हो रहा है, गर्दन आगे पीछे कर रहे हैं, अगर सर्वाइकल डिस्क है तो फिर दर्द हो रहा है, आगे झुक रहे हैं पीछे की तरफ तो फिर डिस्क हो सकती, हाथ पैर में दर्द जा रहा है डिस्क हो सकती है ना। बट अगर आपको जैसे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो भी डिस्क पे प्रेशर बढ़ता है तो डिस्क हो सकती है। बट यूजुअली ये जो है एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आप जैसे आप लेटे हैं, आपने करवट ली तो पेन बढ़ सकता है, आप बैठने की कोशिश की तो बढ़ेगा, बट फिर एक दफे आप थोड़ा बहुत चलने लगते हैं फिर थोड़ा उतना नहीं होता है। जी, भूपेंद्र का मैसेज आया है और ये कह रहे हैं कि वो एक सर्विस इंजीनियर है और ये
डेली जो है 70 किलोमीटर कार चलाते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस इन्हें करनी चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि जो उनका पेन है या डैमेज है वो ज्यादा ना हो? और ये कह रहे हैं कि ये फील करते हैं लेफ्ट लेग में जो है क्लंच साइड पर ज्यादातर पेन। तो असल में जो लोग बहुत लंबा ड्राइव करते हैं वो डेफिनेटली रिस्क पे रहते हैं स्लिप डिस्क के। तो इनको एक तो वो जो गाड़ी की सीट है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो उसमें जो है ना एक वो लंबर पिलो जो पीछे कमर में हम लोग एडवाइस करते हैं, बहुत छोटी सी पिलो है, 6-8 इंच ऊंची होती है, तो वो जो पीछे को सपोर्ट देती है, तो वो काफी यूजफुल है। प्लस क्या है, आप कंटिन्यूअसली ड्राइव ना करें, थोड़ा जैसे 1.25 घंटे बाद रोक के गाड़ी थोड़ा चल लें, थोड़ा ब्रेक दे दें। एंड जो सीट की हाइट जिन गाड़ियों में एडजस्ट हो सकती है तो आप उसको एडजस्ट करें ताकि आपका सीटिंग कंफर्टेबल हो। जी, हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, बताइए। हाँ, कहना चाहता हूँ, मेरी मम्मी करीब 57 साल की हैं और वो बैठ के अनाज बीनने का काम करती हैं, तो उनके पैरों में सर दर्द पता नहीं होता रहता है काफी, तो मतलब क्या उसमें दिक्कत है सर? मैं जानना चाहता हूँ। पैर में कहाँ, घुटने में दर्द होता है? किस जगह? पूरी टांग में? जो उल्टा पैर होता है उस घुटने में जो है दर्द होता है काफी। हाँ। उसमें मतलब मालिश करते हैं थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन फिर वो होता है। तो असल में जो घुटने का दर्द है ना, ये जो है हो सकता है उनको गठिया हो रही हो, क्योंकि इस उम्र में बहुत लोगों को घुटनों में गठिया शुरू हो जाती है। तो फिर अगर उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है? नहीं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में उनको जो है मतलब भारीपन लगता है, तो मतलब ज्यादा नहीं चढ़ पाते। हाँ, और वही जमीन वमीन में बैठने में भी दिक्कत होगी। तो पर वो काम करती है, मतलब नीचे झुक के काम करती है बीन के। हाँ, जो अनाज जैसे बीना जाता है उसको साफ किया जाता है। जी जी, हाँ। तो उनको जो है ना घुटनों में गठिया हो रही होगी। उनका वेट ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वेट तो ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए आप दिखाइए, क्योंकि गठिया कई किस्म की है। अधिकतर जो ओल्ड एज में गठिया जो होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, तो अब इनको मोस्ट प्रॉब्ली तो वही होना चाहिए, बट फिर भी एक दफे आपको दिखाना पड़ेगा कि वही है। एंड उसके लिए फिर जो एक्सरसाइजेज वगैरह, जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है तो हम लोग बताते हैं कि आप वेट रिड्यूस करें। और इसमें जो है हम लोग एक्सरे वगैरह भी कराते हैं, देखते हैं कि टांगे सीधी हैं टेढ़ी हैं, उसके हिसाब से कुछ अगर करेक्शन करने की जरूरत है तो वो सब एडवाइस दिया जाता है। एंड फिजियोथेरेपी और सिकाई से, मलहम से शुरुआत में आराम मिल जाता है लोगों को, बट आपको एक दफे दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वही है कि कुछ और तो नहीं है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने कारण बताए हैं और उसके कुछ लक्षण भी बताए हैं कि झंझनाहट होती है या पैरों में टांगों में दर्द जाता है, हाथों में दर्द जाता है। इसके अलावा भी और कोई लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकें? अभी वही है, अगर नस ज्यादा दबाव पड़ता है नस पे तो वो फिर कमजोरी भी आ सकती। अच्छा। जो वो नसें जो मांसपेशियों को ताकत देती हैं तो वो जो है फिर वो मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती। तो अच्छा। हाथ में जैसे कोई चीज पकड़ने की या उठाने की कमजोरी हो सकती, ऐसे पैर में चलने में कमजोरी हो सकती, लड़खड़ाहट जैसे लड़खड़ाहट हो सकती है, डगमगा सकता है आदमी। तो ये सारी चीजें होती। अगर वो टट्टी पेशाब वाली नसें अगर दबाव आ रहा है तो उसमें दिक्कत हो सकती किसी को जी। तो वो डिपेंड करता है कि क्या कितनी कौन सी नसें पे दबाव आ रहा है जी। इस मामले में और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे और भी बहुत सारे सवाल लेंगे अपने लिसनर्स के भी और हम मेरे भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो है वो आज के टाइम पर ये बीमारी को फेस कर रहे हैं, स्लिप डिस्क को फेस कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080 या फिर 23421084 पर। दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल ना भूलेगा अगर आप दिल्ली NCR के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9868
107070 पर। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो स्लिप डिस्क है आजकल काफी कॉमन ये बीमारी सबको देखने में मिल जाती है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स और क्योर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर अजय शुक्ला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। सर, बहुत सी बातें हुई, लक्षण के बारे में आपने बताया, अभी आप बता रहे थे कि ये लक्षण और बीमारियों के भी होते हैं, तो हमें किस तरह से हम कैसे फर्क कर सकते हैं कि कौन सा लक्षण ये स्लिप डिस्क का ही है या फिर किसी और बीमारी का भी ये लक्षण हो सकता है? अब जैसे अगर मरीज को इन सब चीजों के साथ बुखार है या उसको खाने पीने में दिक्कत हो रही, मतलब भूख कम लग रही है, उसको उसका वजन घट रहा है, या उसको जैसे रीढ़ की हड्डी में स्वेलिंग है, तो फिर उसको ये सोचना चाहिए कि ये प्रोबेबली कुछ और भी बीमारी हो सकती है स्लिप डिस्क के अलावा, एंड उसको डेफिनेटली फिर कोई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब लक्षण काफी सारी बीमारियों के सेम हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए सबसे अच्छा यही रहता है कि आप एकदम से डॉक्टर के पास जाएं और अपनी बीमारी को जरूर बताएं। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स अब आ गई हैं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क के बारे में एकदम से पता चल जाता है? जब हम लोगों को रहता है कि पेशेंट को स्लिप डिस्क है और डायग्नोसिस में कोई डाउट है या उसको कंफर्म करने के लिए कि कितनी ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आज की डेट में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन MRI ही है, तो हम लोग MRI कराते हैं और बाकी और भी टेस्ट होते हैं जैसे डिस्कोग्राम वगैरह। कुछ पेशेंट्स जिनमें MRI नहीं किया जा सकता है तो उसमें फिर हम लोग CT, जो कंट्रास्ट CT है वो करते हैं, बट सबसे जो कॉमनली यूज टेस्ट है वो MRI। जी, स्लिप डिस्क का इलाज क्या है सर? अब इसमें बहुत अच्छी चीज ये है इस बीमारी के साथ कि मैं कहूँगा अधिकतर लोग बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज है, एंड अगर आप ध्यान रखें, आप डॉक्टर को समय के पास मिलें और उनसे सीखें कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, पोस्चर सही रखना है, आपको कोई काम करना है, वेट उठाना है तो कैसे उठाना है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। तो शुरू में जो वो दवाई वगैरह से जो अक्यूट फेज है वो निकल जाता है, फिर आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है जी, जी, एंड उसके बाद जो एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो करने पड़ते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार कर रहा हूँ मैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राजेश खन्ना हैप्पी, ईश्वर कॉलोनी, जालंधर, पंजाब से बात कर रहा हूँ आपसे इस समय। और डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने ये आज मुद्दा उठाया है। मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं हरविंदर सूरी साहब, उन्होंने साहब ये हादसा हुआ था कि रूम में कपड़े चेंज कर रहे थे, कपड़े चेंज करते करते उनकी स्लिप जो डिस्क जो है हिल गई थी, तो उनके पिताजी ने काफी डोर खड़काया गया, तो वो डिस्क हिली थी, उसकी वजह से वो करहा रहे थे, अंदर गिर पड़े थे नीचे, तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोल के उन्होंने उनको बेड पे लिटाया। वो डॉक्टर साहब, ये अचानक कैसे हो जाता है? वाकई में उनके पूरा परिवार आश्चर्यजनक हो गया कि ये कपड़े चेंज करते वक्त ये उनका बेटा जो है ये डिस्क अचानक से कैसे हो। तो आपका सवाल ये है कि अचानक से कैसे हो जाता है? जी, तो 5 महीने रेस्ट करके उन्होंने फिर ये ठीक हो गए। जी, तो असल में क्या होता है ना कि जैसे आप कोई काम करते हैं, राइट, तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप झुके या फिर आपने रीढ़ की हड्डी घुमाई, ट्विस्ट किया, बेंड किया, तो उसमें फिर जो लोड है, जो प्रेशर है डिस्क पे, वो कई गुना बढ़ जाता है। वो उससे फिर ये जो है ना स्लिप डिस्क होने के चांसेस, या बाथरूम में अगर आप साथ में थोड़ा स्लिप कर गए या थोड़ा पोस्चर बिगड़ गया आपका जी निकलने में बाथरूम से, तो फिर मतलब या बाल्टी उठा ली उस समय, तो मतलब तो फिर इन सब चीजों से एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाता है। जी, हमारे पास एक और मैसेज आया है और ये कह रहे हैं मृत्युंजय कुमार का, बिहार से। ये कहते हैं कि डॉक्टर सर, मैं
प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ और इनके जो स्कूल में है आरोग्य शिक्षक के रूप में भी ये क्लास लेते रहते हैं। तो बच्चे जो है अधिकांश शिकायत उनसे ये मिलती है कि उनके हाथ पैर में और उसके साथ साथ पीठ में दर्द होती है। तो क्या ये स्लिप डिस्क हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है? इससे कैसे बचाव करना चाहिए और बच्चों को क्या सलाह दी जानी चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी जी। तो असल में बच्चों में स्लिप डिस्क बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर है। जी जी। किसी बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस में कोई चोट वोट लगी इस टाइप में स्लिप डिस्क हो सकता है, नॉर्मली होता नहीं है। और बच्चों में जो कॉमनली जो पेन का कारण होता है हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर में, वो होता है कि बिकॉज उनकी डाइट ठीक नहीं होती। आजकल के बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं। बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि दूध नहीं पीते हैं, सबको जो है पिज्जा बर्गर और चिप्स और यही सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स यही पसंद है। तो वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है जी। तो और साथ में ग्रोइंग एज भी होती, तो क्योंकि ग्रोथ हो रही है, हड्डियां बन रही हैं, मांसपेशियां बन रही, तो अच्छा डाइट नहीं होगा तो फिर जो है इस टाइप के पेन्स बहुत कॉमन है जी। सर यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से लौटेंगे और बहुत सारे सवाल फिर से आपसे पूछेंगे। आप लोग जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता और आप ने ट्यून इन किया हुआ है दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। यस, म्यूजिकली और रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम चल रहा है 102.6 मेगाहर्ट्ज। आपने ट्यून इन किया हुआ है दिल्ली और एनसीआर में और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भी। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके बहुत सारे सवाल आए हैं और ऑफ एयर भी हम लोग जैसे कॉल पे उनसे बातचीत करी तो काफी सारे सवाल वो पूछ रहे थे। सर, एक कॉमन सवाल सबसे पहले अब ये जानना चाहेंगे कि कौन सी एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा स्लिप डिस्क होने का खतरा रहता है? तो ये जो खतरा है स्लिप डिस्क का, मैं कहूँगा 20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा इसका रिस्क बढ़ता जाता है जी। तो कॉमनली ये 20 से लेके 50 साल 55 साल की उम्र में के एज में ज्यादा होती है प्रॉब्लम जी। बहुत कम उम्र के बच्चों में नहीं होती है और बहुत ओल्ड लोगों में भी कम होती है प्रॉब्लम। क्या बच्चों में ना होने का एक कारण ये है कि उनकी रीढ़ की हड्डी या जो उनका शरीर होता है वो बहुत लचीला होता है और बुढ़ापे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बच्चों में काफी लचीलापन होने की वजह से और प्लस जो डिस्क जैसे मैंने आपको बताया था उसका स्ट्रक्चर में 2 हिस्से होते हैं, एक अंदर का जो जली वाला मटेरियल है और एक बाहर की जो केसिंग है जो काफी टफ होती है। तो शुरू में तो वो काफी मजबूत रहती है, तो इसलिए बच्चों में आसानी से वो टियर नहीं होती। सर, ये लचीलापन बना रहे आगे तक, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है ताकि इन सब बीमारियों से हमारा जो है वो बचाव हो सके? तो उसके साथ आपको शरीर के लिए थोड़ा टाइम शुरू से देना जरूरी होता है। आप पढ़िए, पढ़ाई आजकल बहुत जरूरी है, कंपटीशन का जमाना है, बट साथ में थोड़ा सा समय शरीर की एक्सरसाइज और शरीर के व्यायाम के लिए इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल होती है। और जो बच्चे थोड़ा दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं जी, तो ज्यादा फिट रहते हैं। एंड प्लस आप अपना डाइट ठीक रखिए जी, एक हेल्दी डाइट रखिए जी। हमारे एक कॉलर का भी कॉल आया था और उन्होंने ये जानना चाहा था कि किस तरह से जो उनके दादाजी हैं उनकी इस एज में 76 एज उन्होंने बताई थी और इस एज में वो किस तरह से उन्हें स्लिप डिस्क ना हो उसका ख्याल रख सके, उन्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या उन्हें कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए? स्लिप डिस्क ना हो तो मेन चीज है कि मतलब जैसे मैंने बताया ओल्ड एज में तो इसका बहुत रिस्क नहीं होता है अनलेस कि आपको स्लिप डिस्क पहले कई दफे हो चुकी है।
अच्छा। तो जिसको स्लिप डिस्क हो चुकी है तो वो रिकरेंट भी हो सकती है। मतलब एक दफे हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, दोबारा हो सकती, फिर वो जाके ओल्ड एज में भी हो सकती है जी। है ना। नहीं तो अदरवाइज अगर पहले डिस्क नहीं हुई प्रॉब्लम तो ओल्ड एज में होने के चांसेस कम होते हैं। बट आप अपना पोस्चर ठीक रखें, और इसमें जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो धनुरासन बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो धनुरासन जो है रीढ़ की हड्डी के जो बैक के जो मसल्स हैं उनको मजबूत करता है, और जब मसल्स स्ट्रांग होते हैं रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ के, तो डिस्क को काफी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी, आप पोस्चर्स के बारे में बता रहे हैं बार बार कि पोस्चर सही होना चाहिए। जी। कौन कौन से किस किस तरह के पोस्चर होने चाहिए वो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा जो है ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में, और हम आज बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क के ऊपर, जिसके कॉजेज, सिम्टम्स और क्योर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, यानी कि उसके कारण, लक्षण और उपचार। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। फिकर नॉट, क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर है स्टूडियो में, वो जो बता रहे हैं हमें कि किस तरह से स्लिप डिस्क अगर आपको हो जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उपचार किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अब हमारे जो एक्सपर्ट है, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल बाहर कर देने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए कि कौन कौन से जो पोस्चर्स हैं बैठने के लिए, चलने के लिए, या अगर हम खड़े हो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर पर हैं, तो कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं जो नहीं हमें बिल्कुल भी उसमें बैठना चाहिए या लेटना चाहिए। तो असल में सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, अगर वो सीधी रहती है जी, तो फिर उसमें जो डिस्क है उस पर सबसे कम प्रेशर होता है। द मोमेंट आप, जैसे गर्दन है, गर्दन को आप झुका के मोबाइल फोन पकड़ते हैं, लैपटॉप देखते हैं, या लिखते पढ़ते भी हैं ऐसे गर्दन को झुका के, तो वही जो फोर्स है डिस्क के ऊपर वो 5 गुना बढ़ जाता है। ओके। तो आप सिमिलरली जो हमारी कमर है, आप अगर सीधे हैं, बिल्कुल कमर सीधी है, तो फोर्स मिनिमम है जी। बट द मोमेंट आपने ट्विस्ट किया, बेंड किया, आगे झुके, टेढ़े हुए, सीट में आगे खिसक के बैठे हैं या कमर को आगे झुका के बैठे हैं, तो फिर आपका डिस्क पे वो प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। जी जी। तो आपको जब बैठना है तो एक तो आपको हर चीज का मतलब एक वो तरीका रखना पड़ेगा, जैसे लिखने पढ़ने का काम, खाने पीने का काम आप हमेशा बैठ के करें जी। पलंग पे बहुत लोगों की आदत है कि पलंग पे ही आधे लेटे हैं, आधे बैठे हैं। हाँ जी। तकिया लगा रखी, टेढ़े भी हैं, बिल्कुल। तो वो सब चीजें गलत हैं। तो आप पलंग लेटने के लिए होता है, काम करने के लिए या बैठने के लिए नहीं होता है, राइट। तो जब आप कोई भी काम करें तो आप बैठ के करें, और उसमें भी जैसे है ना, आपकी जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल पीछे तक होना चाहिए, और पीछे करके आप जो बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी कमर और हिप्स है वो बिल्कुल चेयर के एकदम सटी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। एंड अगर आपका जैसे जॉब डिमांड करता है कि आप बहुत देर तक बैठें, तो आजकल ऑर्थोपेडिकली डिजाइन चेयर्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका कंटूरिंग पीछे का इतना अच्छा है कि आपके पूरी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है जी। आप वैसे ही चेयर एक प्राप्त कर लें तो उसमें फिर जो है रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा, तो फिर स्ट्रेसेस कम पड़ते हैं। नहीं तो आप एक, जैसे मैंने बताया, छोटी सी एक तकिया, पतली सी 4-6 इंच मोटी ऊंचाई में और चौड़ाई में 2-3 इंच मोटी, वो आप नीचे के हिस्से में रख लें तो वो भी काफी हेल्पफुल होती है जी सर। लेकिन उन लोगों का या क्या करें जो चाहे जैसी मर्जी चेयर हो, लेकिन वो धीरे 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 आगे हम खिसकते चले जाते हैं, बेड पे बैठे हो चाहे चेयर पे बैठे हो, तो उसके लिए क्या कुछ इलाज हो सकता है, या मोबाइल पे हम थोड़ी थोड़ी देर का अलार्म लगा लें कि सीधे होके बैठना है?
अलार्म क्या करेगा? अलार्म के बाद भी आप ये कर सकते हैं, आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा जी जी। कि अगर आप इस तरीके से बैठेंगे और आप खिसक के बैठेंगे या टेढ़े होके बैठेंगे तो फिर आपका सारा जो मुसीबत है वो डिस्क पे होने वाली है जी। तो आपको वो नहीं होने देना चाहिए जी। बिहार से हमारे पास एक मैसेज आया है अनीशा कुमारी का, और ये कहते हैं कि मुझे सीधे पंखे या कूलर के सामने सोने से हाथ पैर के साथ साथ पीठ में भी दर्द होता है, तो क्या पंखे के सीधा नीचे सोने से स्लिप डिस्क हो सकती है या इससे कैसे बचाव करना चाहिए? पंखे के नीचे सोने से या एसी के नीचे सोने से स्लिप डिस्क नहीं होती है। ठीक है, पंखे के नीचे सोने से आपको कहीं दर्द होता है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही अनकॉमन सी कंप्लेंट है जी। जो लोगों को गठिया वठिया होता है वो जरूर कंप्लेन करते हैं कि जैसे जब थोड़ा ठंड लगती है तो थोड़ा गठिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बट ये डेफिनेटली डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है और ये अनीश बोल रहे हैं कि बाइक बहुत ज्यादा चलाने की वजह से उनकी कमर में दर्द रहता है, तो ऐसा क्या करे कि जिसकी वजह से वो इसका क्योर कर सके, क्योंकि वो जहां तक हो सके अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश करते हैं बाइक चलाते वक्त भी। तो असल में क्या है कि ये जो 2 व्हीलर्स हैं ये कमर के लिए ज्यादा खराब है, साइकिल तो और भी ज्यादा खराब है, एंड बाइक्स भी बहुत खराब हैं। एक तो आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है बिकॉज आप बिल्कुल सीधे करके चला नहीं पाते हैं, आपको आगे झुक के ही चलाना पड़ता है जी। एंड दूसरी चीज, जब आप चलाते हैं तो कई दफे तेज चलाने के चक्कर में आप गड्ढे या स्पीड ब्रेकर देख नहीं पाते हैं और वो गाड़ी उछलती है जिसकी वजह से एकदम से बहुत सारा लोड रीढ़ की हड्डी के ऊपर आता है जी। एंड ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपको इससे दिक्कत हो रही तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप इसके बजाय कोई और साधन जी यात्रा का अगर अपनाएं तो वो ज्यादा बेटर जी। होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। जी, मैं मोहम्मद सफराज आलम बोल रहा हूँ, जो कि हर दर्शना बाजार, जिला अररिया, बिहार से। मैं 2 महीना से परेशान हूँ सर। मेरा दाएं पैर में दर्द है और पैर के साथ साथ हाथ में भी दर्द है जी। और वो झंझनाहट टाइप का भी हो जाता है और कभी कभी शून्य भी हो जाता है। बिल्कुल हमको डिस्क का ही लक्षण लग रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं जी। तो आपने अभी तक क्या इलाज किया? अभी तक तो डॉक्टर साहब को दिखाए तो बस ऐसे दवाई वाई दे दिए हैं और फिर 2 बार दिखाए तो वो बोल रहे हैं कि MRI करा लीजिए, लेकिन हमको डर लग रहा है कि MRI कराए तो कहीं सीजर वगैरह ना बता दे। क्या ना बता दें आपको? सीरियस कुछ प्रॉब्लम ना बता दें जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपको गर्दन आगे पीछे करने में दिक्कत होती है? गर्दन आगे पीछे तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दाएं साइड पैर में पूरा पैर कनकनाहट टाइप का होता है, हाथ में भी हल्का फुल्का हो रहा है। बट मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको पैर में है? जी। और मैं एक टीचर हूँ, 70 किलोमीटर बाइक चलाकर स्कूल आता जाता हूँ। जी। और आपके कमर को आगे झुकने में आपको दिक्कत होती है? नहीं, कमर में तो दर्द नहीं है सर। आगे झुकने में, पीछे झुकने में कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं, दर्द नहीं है। सिर्फ पहले भी नहीं हुआ कभी? पहले हुआ था इसमें, ये क्या कहता है, कमर दर्द हुआ था पहले हुआ था कमर दर्द। हाँ। अच्छा, तो लेकिन अभी पूरा पैर कनकनाहट टाइप का होता है, पूरा हाथ। तो अब इस समय आपको हाथ और पैर में पूरे में ज्यादा दर्द है, कोई कमजोरी नहीं है? कहीं कमजोरी नहीं है, हकीम साहब से दवाई लिए हैं, वह मालिश वगैरह चल रहा है। तो इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। MRI अभी शुरू में जरूरी नहीं होता है। आप जी डर लगता है। हाँ, नहीं, डरने की तो खैर कोई बात नहीं है, बट अभी जरूरत भी नहीं है। एंड आप जो है, इसमें दवाइयाँ आती हैं जो नस वगैरह दबती हैं, तो उनके दर्द के लिए जो है कुछ दवाई हम देते हैं जो कि रात को लेनी पड़ती है, सोने के आधे 1 घंटे पहले लेते हैं। तो वो ये जो नस के दबने की वजह से दर्द है उसको शांत करते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें और वो ये दवाई आपको एडवाइस करेंगे।
उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और डॉक्टर साहब, हमेशा एक मैं चीज मानती हूँ कि पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर हो सकता है रिपोर्ट बिल्कुल सही आ जाए तो आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड अगर मैं कहता हूँ सपोज 1% गलत भी आती जी जी, बट आपको पता है शरीर में क्या है ना, तो आप उसके हिसाब से सावधानी ले सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आपको पता है कुछ भी नहीं है तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि जो आपका मर्ज है वो बढ़ जाए, वो बेहतर है कि सही वक्त पर डॉक्टर को दिखाया जाए और जो वो कहते हैं वो इलाज जरूर शुरू करे। डॉक्टर साहब, वक्त जो है वो बहुत जल्दी बीत जाता है, नहीं पता चलता है। मेरे सवाल, हमारे लिसनर्स के सवाल, इनके अलावा कोई इस बीच में कोई ऐसा पॉइंट हमसे छूटा हो या कोई ऐसी बात आप हमें और हमारे लिसनर्स को बताना चाहते हो जिसकी वजह से हम अपनी आगे की लाइफ में और लाइफस्टाइल में ध्यान रखें ताकि स्लिप डिस्क ना हो, और इसके इलाज के लिए भी अगर आप कुछ बताना चाहें तो मेन चीज है कि जैसे आप वेट अपना ध्यान रखें, वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा, स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हो तो बिल्कुल बंद कर दें, बिकॉज स्मोक वगैरह करने से भी डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ने का काफी चांसेस होते हैं। डाइट ठीक रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो पोस्चर और प्रॉपर पोस्चर एक्सरसाइज के अलावा जो आपका गद्दा है जिस पे आप लेटते हैं वो चेक कर लें कि फर्म है। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा वो है, मतलब मोटा, जो कुछ लोग होते हैं ना जिसमें कि धस जाते हैं। बिकॉज जो जैसे जब आप बैठे हैं, चल रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तो वैसे जब आप लेटते हैं तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बेड के और फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। अगर वही गद्दा आपका धस जाता है तो फिर जो है आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और फिर उसमें डिस्क पे बहुत ज्यादा प्रेशर्स आते हैं। तकिया मोटी ना लगाएं, बिल्कुल पतली से लगाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है तो फिर आपको बहुत केयरफुल रहना है कि ठीक होने के बाद भी वो प्रॉब्लम दोबारा हो सकती, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आगे नहीं झुकना है। मतलब अगर कोई चीज आपको उठानी है तो बैठ के उठानी, झुक के नहीं उठानी, राइट। दूसरा, वेट्स नहीं उठाने। शुरू में तो कुछ दिन तो 1-2 साल तो आपको बिल्कुल नहीं उठाना। एंड तीसरी चीज, जो रीढ़ की हड्डी के मसल्स हैं उनको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज लगातार करनी है। उसके लिए रोज थोड़ा समय निकालना, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। आप 10-15 मिनट भी डेली देंगे तो उससे आपके रीढ़ की हड्डी के मसल्स जो हैं मजबूत रहते हैं। अगर वो मजबूत हैं तो वो डिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं, रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो प्रॉब्लम बार बार नहीं होती। जी, एक मैसेज और आया है अभी ये है रीना, 48 इयर्स की हैं और ये बता रही हैं कि इनकी जो बैक की सर्जरी हुई थी L5-S1 डिस्क की 9 साल पहले, अब भी उन्हें काफी प्रॉब्लम है, प्लीज गाइड करें। और लेफ्ट लेग भी जो है वो काफी पतली हो गई है। तो इनको अगर प्रॉब्लम है अभी, तो ऐसा है कि कई दफे बैक की सर्जरी के बाद लोगों को जो है प्रॉब्लम हो जाती दोबारा से जी। एंड उसके कई कारण हैं। कई दफे वो जो है ऊपर नीचे के लेवल पे डिस्क पे प्रेशर पड़ता है तो वो डिस्क खिसक जाती है जी। कई दफे वहीं पे जहाँ सर्जरी हुई तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको दोबारा से पूरा थॉरो चेकअप कराना होगा कि क्या कारण है कि ये दोबारा से जो पेन हो रहा है। और बहुत केसेस में जो है वो सर्जरी रिपीट भी करनी पड़ती जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे लिसनर्स के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने पेशेंटली आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे थे स्लिप डिस्क की, उसके कॉजेस, सिम्टम्स और क्योर के बारे में। और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में डॉक्टर अजय शुक्ला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम आज के लिए यहीं खत्म होता है। कल एक और नए विषय के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।